हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में या फिर आज के क्लास में। और जो आज का हमारा जो क्लास होगा ये स्ट्रेस और इससे संबंधित जो है एडजस्टमेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मनोविकृतियां होती है, इसी से रिलेटेड जो है आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, टॉपिक करने जा रहे हैं, या फिर ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पूरा आज का सेशन है, ये इसी पे आधारित होने वाला है। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर स्ट्रेस यानी जो प्रतिबल है ये होता क्या है, इसके समायोजन जो है विकृतियाँ यानी जो एडजस्टमेंट जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ये और शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। हो सकता है चैप्टर थोड़ा लंबा भी हो, लेकिन चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारे जो भी टॉपिक्स हैं इसको जो है वो ऑब्जर्व करें, अडॉप्ट करें उन सारी चीज़ों को, ताकि बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ सके। खास करके अगर आप अच्छे लेवल की जानकारी इस बारे में रखना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ये ज़रूरत हो भी जाती है। तो स्ट्रेस जो है इसका मुख्य रूप से दो अर्थों में उपयोग किया जाता है। स्ट्रेस का उपयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में किया जाता है। पहला है कारक, जिसको हम कॉज बोलते हैं, किस कारण से ये स्ट्रेस हुआ है आपको। और दूसरा है प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट यानी कि किसी के प्रभाव से में जो है स्ट्रेस हो जाता है। इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप नॉर्मली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय स्ट्रेस होना लाजमी है। और एग्ज़ाम में फेल हो गए, जो फेल हुए उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो भी स्ट्रेस का भी कारण हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो आइए और शुरू करते हैं। पहला है कारण या फिर पूर्ववर्ती कारक के रूप में प्रतिबल यानी स्ट्रेस एज ए कॉज और एटेंशनडेंट। प्रतिबल का जो उपयोग या कारण या फिर पूर्ववर्ती कारक के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ है प्रतिबल को तनाव, चिंता या द्वंद्व का कारक माना जाता है। और एक रेबर मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि प्रतिबल जो है भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक शक्तियों तथा दबावों के रूप में व्यक्ति में चिंता, तनाव या द्वंद्व उत्पन्न करने में एक सबल स्रोत होता है, एक सोर्स होता है। दूसरा है प्रभाव या परिणाम के रूप में प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस एज ए इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस। प्रतिबल का उपयोग व्यापक रूप से किसी कारण कारण या पूर्ववर्ती कारक के प्रभाव या परिणाम के रूप में किया जाता है। और रेबर ने भी इसके बारे में बताया कि प्रतिबल जो है मनोवैज्ञानिक तनाव की एक स्थिति है जिसका विभिन्न शक्तियों या दबावों से उत्पन्न होती है। जो सरासन ने भी इसी अर्थ में जो है परिबल को परिभाषित किया है। और सरासन ने कहा है 2010 में, जब व्यक्ति किसी बाह्य परिस्थिति के लिए अपेक्षित क्रिया या क्रिया करने में अयोग्य या फिर अक्षम होता है तो इससे उत्पन्न भाव या जो प्रक्रिया है इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और इन परिभाषाओं के संबंध में जो है एक कुछ विशिष्ट बातें या फिर विशेष बातें जो है इसके परिभाषा से जो उत्पन्न होती है वो क्या है। पहला, प्रतिबल क्या है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। दूसरा है प्रतिबल की यह स्थिति तनावपूर्ण होती है। तीसरा है यह तनावपूर्ण मानसिक स्थिति किसी परिस्थितिगत दबाव यानी सिचुएशनल प्रेशर के कारण उत्पन्न होती है। और चौथा है इस तनावपूर्ण मानसिक स्थिति का मौलिक कारण परिस्थितिगत दबाव के अनुकूल क्रिया या फिर प्रतिक्रिया करने की अयोग्यता या फिर अक्षमता है। और क्वेश्चन आपसे नेट में आपके पूछ देगा कि जो स्ट्रेस होता है, जो प्रतिबल होता है, इसकी विशेषताएं ये है। और चारों विशेषताएं दे देगा और एक गलत दे देगा। और वहां से चूज करना होगा आपको कि ये इसमें से कौन कौन सी सही है। तो सही कथन को चुनना होता है और ए बी सी डी ई करके दिया होता है, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होने लग जाती है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ जरूर लेंगे, या फिर आप नोट्स बना रखते हैं तो फिर नोट्स में भी लिख सकते हैं। अब हम
टाइप ऑफ स्ट्रेस जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है कारण के रूप में और दूसरा है परिणाम के रूप में। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो हो सकता है ये जो वीडियो है या फिर ये जो क्लास है आज का 20 से 25 मिनट का ही हो। प्रतिवर्ग को जो है कारक या फिर पूर्ववर्ती कारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस अर्थ में प्रतिबल का उपयोग है स्वतंत्र चर के रूप में किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिबल का उपयोग परिणाम या प्रभाव के भी अर्थ में किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिबल का उपयोग जो है आश्रित चर के रूप में किया जाता है। जब प्रतिबल का उपयोग स्वतंत्र चर अथवा पूर्ववर्ती कारक के रूप में किया जाता है तो इसे पुनः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है भौतिक प्रतिबल। भौतिक प्रतिबल का अर्थ वे भौतिक घटनाएं हैं जिसके कारण व्यक्ति में तनावपूर्ण मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, आगजनी, महामारी आदि जो है ये प्राकृतिक संकटों से उत्पन्न प्रतिबल को हम भौतिक प्रतिबल कहेंगे। दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल, जिसको हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिबल का अर्थ होता है निराशा, द्वंद्व, स्वधारणा, अहम शक्ति, बौद्धिक न्यूनता जिसको हम इंटेलेक्टिव डिफिशियंसी बोलते हैं, आदि आदि जो है और भी कई सारे होते हैं। ये सभी मनोवैज्ञानिक कारक प्रतिबल की भूमिका कारण या पूर्ववर्ती कारक के रूप में निभाते हैं। तीसरा है शारीरिक प्रतिबल, जिसको हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। यानी स्ट्रेसर के जो हैं यानी प्रतिबलक के इस प्रकार के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र में परिवर्तन, रक्त प्रवाह में चीनी का अधिक हो जाना, सांस क्रिया आदि जो है ये प्रमुख इसके रीजन हो जाते हैं। चौथा है सामाजिक प्रतिबल। इस प्रकार के प्रतिबल अथवा प्रतिबलक के अंतर्गत सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, निर्धनता, सामाजिक वंचन आदि की गणना की जाती है। प्रतिबल के अब प्रभाव के बारे में हम जानेंगे या फिर इसकी प्रतिक्रिया, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस और रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, और इसके बारे में जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं खास करके स्ट्रेस जब किसी व्यक्ति को हो जाता है। तो सरासन ने प्रतिबल के प्रभाव में जो है अपना कुछ उन्होंने भागों में बांटा है कि ये कौन कौन से प्रभाव हैं जो व्यक्ति के ऊपर शारीरिक रूप से भी पड़ते हैं या फिर जो व्यवहार परक होते हैं, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, और भी कई सारे हैं। तो इसी के आधार पे उन्होंने बांटा है। तो पहला उन्होंने बांटा है, पहला है मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं यानी साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। प्रतिबलक के प्रभाव या प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया की पहली श्रेणी के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है। पहला हो जाता है घबराहट, जिसको हम नर्वसनेस बोलते हैं, या फिर परेशानी का भाव, फीलिंग ऑफ अपसेट। दूसरा है एकाग्रता की अयोग्यता, जिसको हम इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। उसके बाद चिड़चिड़ापन, जिसको हम इरिटेबिलिटी बोलते हैं। चौथा हो गया आत्मविश्वास की कमी, जिसको हम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। पांचवा है चिंता, जिसको हम वरी करते हैं। इसके बाद निर्णय लेने में कठिनाई यानी डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन। सातवां है विचार की दौड़, जिसको रेसिंग थॉट्स बोलते हैं। और आठवां नंबर है अनमनस्कता, यानी कि जिसको हम absent माइंडेडनेस बोलते हैं, यानी अनमन, यानी किसी भी काम को मन से नहीं कर दिया जाता है। दूसरा नंबर है शारीरिक प्रतिक्रियाएं। प्रतिबल के प्रभाव अथवा प्रतिबल के प्रतिक्रिया को व्यक्ति जो है निम्नलिखित रूप से जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उनके रूप में देखी जा सकती है। पहला है तीव्र नाड़ी, जिसको रैपिड पल्स बोलते हैं। दूसरा है धड़कता दिल, जिसको हम पाउंडिंग हार्ट बोलते हैं। तीसरा है बढ़ा हुआ श्वसन, इंक्रीज जो है
रेस्पिरेशन हो गया। उसके बाद चौथा नंबर है बाँह एवं पाँव की पेशियों में तनाव। पाँचवा नंबर है श्वास का लागू होना यानी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ। और छठा नंबर है दांतों की किड़किड़ाहट जिसको हम ग्रेटिंग ऑफ टीथ बोलते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है व्यवहार परक प्रतिक्रियाएं। इसमें भी ये जो है वो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है निष्पादन प्रभावशीलता में बिगाड़ या फिर ह्रास, कमी आ जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर है इसमें धूम्रपान, अल्कोहल एवं अन्य मनोरंजक औषध का उपयोग, ड्रग्स का उपयोग। तीसरा है दुर्घटना प्रवणता जिसको हम एक्सीडेंट प्रोनेंस बोलते हैं। चौथा है आंशिक कृत्रिमता जैसे पैर थपथपाना या फिर नाखून काटना। पांचवा नंबर है खाने में वृद्धि या फिर ह्रास। छठा नंबर है नींद में वृद्धि या फिर ह्रास। इसके बाद चौथा नंबर है समायोजन के प्रतिरूप और इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं समायोजन में ये क्या क्या होती हैं। पहला है पारिवारिक कुसमायोजित परिवार। दूसरा नंबर है सामाजिक कुसमायोजित संबंध। तीसरा है संवेगात्मक कुसमायोजन प्रतिक्रियाएं। चौथा है कमजोर स्वास्थ्य। पांचवा नंबर है कुसमायोजित वैवाहिक जो है संबंध ये हो जाते हैं। इसके बाद प्रतिबल के कारण क्या है, कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों लेता है इंसान, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए और हम देख लेते हैं इसके बारे में। स्ट्रेस के जो है मुख्य रूप से कई सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ कारणों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो मेन है। स्ट्रेस तो आजकल अगर गर्लफ्रेंड बात ना करे, बॉयफ्रेंड बात ना करे, वहाँ पे भी हो जाता है। पढ़ नहीं पा रहे हैं तब भी स्ट्रेस हो जाता है। किसी काम को हम नहीं कर पा रहे हैं तो भी स्ट्रेस हो जा रहा है। किसी सोचे हुए कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो भी स्ट्रेस हो जाता है। रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए तो भी स्ट्रेस हो जाता है। तो बहुत सारे स्ट्रेस के कॉज हैं, लेकिन हम कुछ मेन चीज़ों को ही जानने वाले हैं। पहला है व्यक्तिगत संकट पड़ता है तो स्ट्रेस हो जाता है, यानी पर्सनल क्राइसिस पे जो है ये स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संकट के कारण प्रतिबल का शिकार बन जाता है। जैसे किसी सभ्य एवं प्रतिष्ठित किशोरी के साथ कोई बलपूर्वक बलात्कार करने की स्थिति में वह प्रतिबल का शिकार बन जाती है। इसी तरह से नौकरी में हटा दिया जाना या फिर किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना आदि जो है ये व्यक्तिगत कारणों से प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है जीवन संक्रांति जिसको हम लाइफ ट्रांजिशंस बोलते हैं। जीवन संक्रांति के जो है परिणाम स्वरूप भी प्रतिबल होता है। जैसे हम अपनी लाइफ में कई बार होता है कि पहली बार कोई चीज़ करने जा रहे हैं, चीज़ें बदलने वाली होती है और वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं, स्ट्रेस हो जाता है। जैसे पहली बार हम एग्ज़ाम देने गए होंगे 10वीं क्लास में, उस समय आप स्ट्रेस की कल्पना आप कर सकते हो। पहली बार जब आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, पहली बार आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, जहाँ पे भी जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो, वहाँ पे एक स्ट्रेस आ जाता है। रियलिटी है, वहाँ पे स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है जब तक वो काम जो है वहाँ तक पहुँच ना पाए। एग्जाम में तो बैठे बैठे कई सारे लोगों के हाथ में या पैरों में कंपन होने चालू हो जाते हैं। रियलिटी है। तो पहली बार जब कॉलेज में प्रवेश करते हैं, कोई व्यवसाय या नौकरी मिल जाता है तो भी, या फिर बच्चे का बाप बन जाते हैं, विवाह हो जाता है, ये भी जो है ये संक्रांति के स्ट्रेस के कारण पर, जीवन संक्रांति में स्ट्रेस के कारण बन जाते हैं। और ये घटनाएं प्रायः किशोरावस्था में घटित होती है। और किशोरावस्था को अक्सर आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है और इसका रीजन भी यही है। इसके बाद तीसरा है परिस्थितिजन्य घटनाएं, यानी प्रतिबल का एक मुख्य स्रोत परिस्थिति से संबंधित आकस्मिक घटनाएं, जैसे दुर्घटनाएं, प्राकृतिक संकट, भूकंप, सैनिक लड़ाई, सांप्रदायिक दंगे आदि परिस्थितिजन्य जो है घटनाओं के से प्रतिबल सहज इधर रूप से होता है। 2004 में जो सुनामी आई थी वो भी इसका बहुत ही बड़ा प्रतिबल का एक रीजन भी है।
या फिर स्ट्रेस का रीजन है, या फिर यूँ मैंने अपने गांव के कई सारे लोगों को देखा है, जब 2015 में भूकंप आया था तो हजार से तो कई सारे लोग बीमार हो गए और कई सारे लोगों को कई कई वर्षों तक इलाज चल लेना पड़ा। उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया। या फिर कोरोना के समय जैसी स्थिति हुई, हदास से पता नहीं कितने सारे लोग मर गए, स्ट्रेस ले लिया ना, स्ट्रेस उत्पन्न हो गया। वहाँ पे तो मरना पड़ेगा, बात सीधी सी है भाई। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है तो मरोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये जो परिस्थिति जन्य जो घटनाएं होती हैं, सिचुएशनल इवेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके बाद जैविक कारक भी होते हैं। प्रतिबल के स्रोत कई तरह के जैविक कारक भी हैं, जैसे शारीरिक रोग, शारीरिक क्षति, शारीरिक अक्षमता आदि कारणों से भी स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियों के भी चलते, जैसे कि कोई न्यूरॉन्स हो गया में गड़बड़ी आ गई, तो फिर वहाँ पे वो नॉर्मल सा चीज़ हो जाता है कि बॉडी के किसी पार्ट पे प्रभाव पड़ जाता है, माइंड के किसी पार्ट पे प्रभाव पड़ जाता है, वहाँ पे स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इसका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, चेकअप जरूर करवाना चाहिए। सीटी स्कैन, MIR के जरिए जो है इसका इलाज करा के हम आराम से स्वस्थ हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल अपसेट प्रतिबल का एक मुख्य स्रोत मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी है। कोलमैन ने 1977 में जो है निराशा, द्वंद्व और दबाव यानी प्रेशर, द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट को प्रतिबल के स्रोत में के रूप में प्रस्तुत किया। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर पाता हो तो उसे निराशा का अनुभव होता है, और यही निराशा जो है वो स्ट्रेस का कारण बन जाती है। सबसे अधिक जो है परिहार द्वंद्व की स्थिति में प्रतिबल अधिक उत्पन्न हो जाता है। परिहार, ये जब आप पिछले वाले जब चैप्टर पढ़े होंगे वहां पे आपको मिला होगा परिहार द्वंद्व। इस प्रकार जो है वातावरण के दबाव के कारण भी प्रतिबल विकसित होता है। ऐसे दबावों में सामाजिक आभार यानी सोशल ऑब्लिगेशन, पारिवारिक उत्तरदायित्व जिसको हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, अभिलाषा स्तर जिसको एस्पिरेशनल लेवल बोलते हैं, इन कारणों से भी जब परिवार जो प्रतिबल है, स्ट्रेस है, इसका उत्पत्ति ग्रंथ ये भी माने जाते हैं। इसके बाद छठा नंबर है गलत संज्ञान यानी रॉन्ग कॉग्निशन। सरासन ने 2010 में कहा है, सरासन ने कि प्रतिबल का मुख्य स्रोत जो है ये गलत संज्ञान है। गलत संज्ञान का अर्थ है अयथार्थ चिंतन यानी अनरियलिस्टिक थिंकिंग, अर्थात अपनी सामर्थ्य से अधिक ऊंचा अभिलाषा स्तर एवं उपलब्धि स्तर, अपनी सीमाओं से विमुखता, दुर्बल अहम शक्ति, दोषपूर्ण स्वधारण यानी फल्टी सेल्फ कॉन्सेप्ट इत्यादि जो है ये मेन रीजन होते हैं। इसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अभी एग्जाम दिया था मैंने और उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया दें। और इसका जो है स्ट्रेस को कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रतिबल जो है मंडेर कौशल अध्ययनों से पता चलता है। पर पहला जो है नॉर्मली पारिवारिक कार्यक्रम के जरिए हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम से प्रतिबल को नियोजित करके इससे हानिकारक प्रभाव से पीड़ित व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पहले चरण में प्रतिबल के संभावित कारण की खोज की जाती है कि भाई आखिर स्ट्रेस हुआ क्यों है। दूसरे चरण में परिवार के सदस्यों को इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक प्रबंधन कौशलों का निर्देशन दिया जाता है। तीसरा है
परिवार के सदस्य इस विषय पर विवेचन करते हैं। चौथे चरण में विवेचन में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पीड़ित व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है तथा मध्यस्थता के अनुकूल उपाय खोज लिया जाता है। अंतिम चरण में उस परिवार में मध्यस्थता या फिर हस्तक्षेप का उपयोग करके पीड़ित व्यक्ति को प्रतिबल से बचाव के कौशल का निर्देशन दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सक्रिय प्रभाव से वह प्रतिबल से बचाव करने में सफल हो जाता है। जैसे अव्यक्त संवेग का उपयोग करके विक्षुब्ध व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। दूसरा है व्यावसायिक सहारा। प्रतिबल से बचाव करने या फिर उससे दूर करने का एक उपाय व्यावसायिक सहारा भी है। प्रतिबल से पीड़ित व्यक्ति को किसी व्यवसाय या कार्य में लगा देने से उसका ध्यान प्रतिबल को उत्पन्न करने वाली समस्या से हटकर व्यवसाय के कार्य में लग जाती है, जिससे उसे राहत महसूस होती है। लेकिन ये भी जो है ना, ये पूरा तरह से सही नहीं। हो सकता है कि वो उसका मन उसमें ना लगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का इलाज इससे संभव हुआ भी है। इसके बाद संज्ञान में परिवर्तन यानी चेंज इन कॉग्निशन। प्रतिबल के उपचार के लिए व्यक्ति के संज्ञान में परिवर्तन लाना आवश्यक है। व्यक्ति जब परिस्थिति के अनुकूल अपने संज्ञान में परिवर्तन लाता है तो उसे बहुत हद तक प्रतिबल से मुक्ति मिल जाती है। जैसे एक व्यक्ति के प्रतिबल का कारण उसका गलत संज्ञान है। वह परेशानी इसलिए है कि उसका एक केवल छोटा सा घर, एक साधारण स्कूल है, साधारण सी नौकरी है, जब दूसरे लोगों के पास बड़े बड़े मकान है, मोटर गाड़ियाँ, अच्छी नौकरियाँ हैं तथा जीवन सुखद है। उस व्यक्ति के संज्ञान में परिवर्तन लाने के लिए कहा जा सकता है कि वो अपने से बड़े लोगों के बदले नीचे लोगों को देखे, जिनके पास न मकान है, न कोई सवारी है, न कोई नौकरी है। अतः अधिकांश लोगों से उसका स्थान ऊंचा है। यदि वह सचमुच में अपने संज्ञान में परिवर्तन लाता है तो अपने से धनी लोगों के बदले वह अपने गरीब लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसे इस प्रतिबल से मुक्ति मिल जाती है, स्ट्रेस से मुक्ति मिल जाती है। चौथा है सामुदायिक सहारा। प्रतिबल से बचाव का एक उपाय सामुदायिक सहारा है। समुदाय के लोगों को चाहिए कि प्रतिबल से पीड़ित व्यक्ति को भौतिक सहायता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक सहारा दें ताकि उससे प्रतिबल का प्रभाव धीमा हो सके। और सामुदायिक सहारा विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जिन्हें अपना घर या फिर अपना परिवार ना हो। इसके बाद समायोजन में विकृतियाँ भी हो जाती हैं, यानी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी हो जाते हैं और बीमारी सही होने की जगह पे बीमारी बढ़ जाती है। तो इस बारे में क्या किया जाए, आइए और जानते हैं। समायोजन विकृति का अगर अर्थ देखा जाए तो रेवर ने कहा है कि एक सामान्य मनोचिकित्सकीय श्रेणी जिनके अनुसार प्रतिबलक के घटित होने के तुरंत बाद प्रायः 3 माह तनावपूर्ण परिस्थिति के प्रति गुजरने वाली कुछ समायोजित प्रक्रिया को समायोजन विकृति कहते हैं। कार्सन ने भी 2009 में ही कहा है कि समायोजन विकृति का जो तात्पर्य उस विकृति से है जिसमें व्यक्ति की प्रतिक्रिया सामान्य प्रतिबलक के प्रति 3 महीने के भीतर अनुकूली हो जाती है। और DSM-5 में भी जो है ये समायोजन जो विकृति है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इसको अलग ही एक श्रेणी में रखा गया। समायोजन विकृति की कुछ सीमाएं हैं। समायोजन विकृति की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित है। पहला है पारिवारिक बीमा। समायोजन विकृति का एक बीमा है जो पारिवारिक बीमा कहलाती है। इस विकृति का संबंध अपने परिवार या सदस्यों के साथ होता है। व्यक्ति अपने परिवार या सदस्यों के साथ सामान्य समायोजन करने में विफल होता है। यह विफलता कई रूप में देखी जा सकती है, जैसे माता पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध का होना, अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध का होना, अपने भाई बहनों के साथ तनावपूर्ण संबंध का होना। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ डायमेंशन। जब प्रतिबल का घातक प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है तो इसे स्वास्थ्य बीमा कहा जाता है। पीड़ित व्यक्ति अपना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहता है, उदासीन बन जाता है तथा नाना प्रकार के रोगों से शिकार हो जाता है। तीसरा है संवेगात्मक बीमा, जिसको हम इमोशनल डायमेंशन बोलते हैं। जब व्यक्ति किसी घातक प्रतिबल के कारण संवेगात्मक संतुलन खो बैठता है तो इसे संवेगात्मक समायोजन विकृति कहा जाता है। पीड़ित व्यक्ति अपने दुख सुख भय हर्ष घृणा आदि संवेगों का नियंत्रण करने में विफल हो जाता है तो उसे संवेगात्मक व्यवहार मात्रा गुण अथवा दोनों कसौटियों पर परिस्थितियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। ऐसे व्यवहार वास्तव में संवेगात्मक कुसमायोजन के संकेतक होते हैं। सामाजिक बीमा, जब किसी प्रतिबल के कारण
व्यक्ति अपने समाज के लोगों के साथ अपेक्षित व्यवहार करने में विफल हो जाता है तो इसे सामाजिक कुसमायोजन कहते हैं। प्रतिबल से पीड़ित व्यक्ति जब अपने समाज के मानकों के विपरीत व्यवहार करने लगता है तो इसे सामाजिक कुसमायोजन समझा जाता है। 5वां नंबर है वैवाहिक जीवन। किसी प्रतिबलक यानी जो स्ट्रेसर है के परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति का वैवाहिक जीवन असंतुलित बन जाता है तो इसे वैवाहिक कुसमायोजन कहा जाता है। और विवाह विच्छेद जिसको सेपरेशन बोलते हैं या फिर डिवोर्स बोलते हैं, वास्तव में वैवाहिक कुसमायोजन का ही परिणाम होता है। अक्सर व्यक्ति अगर काम नहीं करता है या फिर स्ट्रेस है उससे, लोग सोचते हैं यार इसकी शादी करा दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग तो सुधर जाते हैं लेकिन कुछ लोग सुधर नहीं पाते और वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। और आजकल के डिवोर्स का 70% रीज़न यही है कि बिना चाहे शादी करना, अनचाही शादियाँ डिवोर्स का कारण बन जाती हैं, रीज़न। 6ठा नंबर है व्यावसायिक बीमा। समायोजन विकृति एक बीमा जो है ये व्यावसायिक बीमा है जिसमें व्यक्ति किसी तनाव या प्रतिबल के कारण अपने व्यवसाय के साथ समायोजन या अनुकूलता स्थापित करने में विफल होता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे व्यवसाय की अनुकूलता, व्यवसाय की योग्यता की कमी, अपेक्षित योग्यता की अधिकता या फिर कमी। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने स्ट्रेस पढ़ा और स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा और इसकी जो कुछ विकृतियाँ होती हैं इसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय